वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बुनियादी नुक्ता जो इस ब्रेक से पहले उठाया था, हाफिज़ साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम बैरिस्टर साहब और राय साहब के पास चलेंगे कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कितने कारगर साबित हो सकते हैं कि मखसूस नशस्तों का मामला पहले ही बड़ा मुतनाज़ बना हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर भी है। तो किस तरह से ये अगर पीटीआई को नहीं मिलती और सेनेट के इलेक्शन में भी उनके साथ वही होता है जो पहले हुआ था, तो फिर कितने ये कामयाबी हासिल हो सकती है, नंबर वन। और नंबर टू, थोड़ा सा इस नुक्ते पे भी बात कीजिएगा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जो वज़ीर दाखिला थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वज़ीर दाखिला बनने आ रहे हैं। तो ये एक इम्प्रेशन जो खुद इस इलेक्शन पे जो राजा आमिर साहब बात कर रहे थे कि बहुत सारे इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो केयर टेकर जिनको एक बिल्कुल लातल्लक होना चाहिए था, गैर जानबदार होना चाहिए था, फैसिलिटेशन का किरदार अदा करना चाहिए था स्मूथ इलेक्शन के लिए, अगर उन्होंने कहीं ऐसा किरदार अदा किया है कि उनको अब हुकूमतें देनी पड़ रही हैं चाहे अपनी मर्ज़ी से या किसी के कहने पे, तो ये हुकूमत क्या जो सारी हम बात कर रहे हैं कि इतनी खुद मुख्तार होगी, कितने इनिशिएटिव ले सकेगी, या कहीं ना कहीं इनको बाकी चीज़ों को, स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा? अच्छा खालिद साहब, आपका पहले जो आपने मखसूस नशिस्तें और रिज़र्व सीट्स का आपने कहा, रिज़र्व सीट्स के अंदर ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आ गया है और मेरी अपनी इसके अंदर ये राय भी यही थी कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 या 224 या सेक्शन 104 और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स जो हैं उसके अंदर सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है रिजर्व सीट्स के लिए अच्छा जिसकी वो सॉरी बात प्रेजेंस मिक्स हो गई मैं है। असल वो हम सारी डिस्कशन ठीक है। असल इशू ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान, क्योंकि सेनेट के अंदर ये मसला है। हाँ, उस तरफ मैं उस पर हाँ। अब उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी कर दिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एट अर्लीस्ट एक जितना दो हो तीन सके। हेयरिंग्स के अंदर इसका फ़ैसला करें और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जो इलेक्शन शेड्यूल सेनेट्स का आना है, जिस दिन इलेक्शन पोलिंग होनी है, उससे पहले इसका फैसला कर देना चाहिए ताकि ये जो सिचुएशन इस दफ़ा भी बनी हुई थी उस कन्फ्यूजन से हम निकलें। और प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब हमारे हाई कोर्ट्स की है या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, अगर मामला वहाँ पे जाता है। नंबर टू, आपने बात की इंट्रा पार्टी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इंट्रा पार्टी के अंदर खालिद साहब बड़ी वहाँ पे भी वाजे है कि दो दफ़ा ये मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर, फिर हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग्स, आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन, दोनों को रख के अगर पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके मुताबिक करवाए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके लिए सेक्शन 210 के नीचे या सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर दोबारा वही उन्होंने एक्सरसाइज की है कि उनके इलेक्शन कमिश्नर की चाहे अपॉइंटमेंट हो या उनके सेक्रेटरी जनरल ने वो नोटिफिकेशंस किए हों या असद उमर की अभी रिमूवल जो है एज ए सेक्रेटरी जनरल ना की गई हो या कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक उन चीज़ों को एड्रेस करने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनका इंटरनल इशू नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ इलेक्शन करवाना पीटीआई के लिए सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उन टेक्निकलिटीज़ के अंदर जिन्हें उन्हें उलझाया गया है या वो खुद उलझे हैं, जितनी देर तक उससे बाहर नहीं आते, मेरा ख्याल है कि उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम आएगी और ये फिर अच्छा नहीं, और फिर ये बर्डन जो है वो हमारे हाई कोर्ट्स की तरफ जाएगा और एक क्रिटिसिज्म और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएगा। तो उससे पीटीआई को भी है अपनी जो लीगल स्ट्रेटजी है उसको फेज वाइज जो है उसको रिकंसीडर करना चाहिए ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना आए। आमिर साहब, आपकी तरफ बैरिस्टर आमिर साहब के कितनी पावरफुल ये हुकूमत होगी कि निगरान जो मिनिस्टर्स हैं उनको लेना पड़ रहा है, इनको क्या अपनी मर्जी से हैं या किसी के कहने पे हैं, इसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम इनिशिएटिव ले सकेगी। और दूसरा जो है कि ये इंट्रा पार्टी दोबारा अगर टेक्निकलिटीज़ में पढ़ के और उनसे इंतखाबी निशान लिया गया सेनेट में भी, तो फिर कैसे सारे बैठ सकेंगे? पहली बात जी, उतनी ही बाख्तियार होगी जितनी पाकिस्तान के अंदर बाख्तियार हुकूमतें रही हैं। और पिछले 10 साल के अंदर और स्पेशली 2018 से 23 के अंदर जितनी भी सिविलियन सुप्रीमेसी को नुकसान पहुंचाया गया, कि जब मुल्क का वजीर आजम खुद कहता था कि एक पेज का मतलब ये था कि पार्लियामेंट के इजलास के अंदर नंबर पूरा करना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ना कि इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है। और मेरी हुकूमत कायम रहती अगर ISI चीफ वही रहता जो मुझे इक़्तिदार में लेके आए थी टीम वो वाली। तो ये एक ऐसा मौक़िफ़ था कि भले 90s में ये काम रहा कि एक जमात को सपोर्ट रही इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन खुल के कोई इतना इजहार नहीं करता था जितना 5 साल के अंदर हुआ 2018 वाला
जो आई के प्रोजेक्ट था। तो मैं समझता हूँ कि बाख्तियार हुकूमतें उतनी ही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ बैठ के कह दें और मैं आपको जवाब दूं कि बड़ी बाख्तियार होगी फलां, नहीं। बहुत सी स्पेस खोई है, बहुत सी स्पेस खोई है। अब उस स्पेस को किस तरह लेना है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक खुद तरफ फैसला होना करना होगा जी। और बैठना पड़ेगा। देखिए सीबीएम्स अगर ये हैं कि अब आप आज उन्हें वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे कि एनआरओ एनआरओ, आज वो एनआरओ मांग रहे हैं ना कि मेरे केसेस माफ कर दो, फलां के केसेस माफ कर दो, मुझे बाहर ले आओ। तो हमने तो केसेस माफ नहीं करवाए। हमारा एनआरओ अगर 1-2 महीने के लिए था तो हम केसेस भुगत के आए हैं। मैंने बताया भी 14 साल कैदे काटी है हमने और बेगुनाह होने के बावजूद बाइज्जत बरी हुए हैं फिर बाद में। तो मैं समझता हूँ सीबीएम्स ये हो सकते हैं कि एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाए, हम उनकी पॉलिटिकल हैसियत को एक्सेप्ट करें, वो हमारी पॉलिटिकल हैसियत को एक्सेप्ट करें। अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुबारकबाद देता है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कहे ना मैं सदर को मानता हूँ ना मैं वजीर आजम को मानता हूँ, तो फिर कौन सीबीएम्स लेगा और किसे सीबीएम्स माना जाएगा? देखिए ये उस वक्त होता है कि एक दूसरे की हैसियत को माना जाए, उसके बाद आगे बढ़े। हम लोगों ने पहले भी, पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया था पीटीआई और ये जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है कि आप लोग हुकूमत बनाएं, हमने तो कोई आगे नहीं बढ़े। और हमने इसी तरह, अगर आज हम मिनिस्ट्रीज नहीं ले रहे तो ये हमारे साथ बात करते और हमारी अगर कोई बात बनती तो हमने कोई मिनिस्ट्रीज नहीं लेनी थी। पीपल्स पार्टी ने इस दफा फैसला किया है कि क्योंकि वजारतें कम करनी है और पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए काम करना है, तो हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाए वो कम से कम वजारतें मरकज के अंदर रखे। इसलिए हम इत्तेहादी हुकूमत नहीं चाह रहे थे और वजारतें नहीं लेना चाह रहे थे। चले तो मैं बात ये को जरा समझता हूँ, कंक्लूड करते हैं, राय मैं साहब को भी मैं कंक्लूड ले लूं, करता हूँ आप कि इस पे कंक्लूड कर लें जरा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर हम लोगों ने आगे बढ़ना है तो सियासत में अब ये नहीं होगा कि 2024 के इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएंगे और कोई बात बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अगले इलेक्शन कैसे बेहतर होंगे, उस पे सियासी बात फिजा की जा कैसे सकती है। बेहतर होगी, उस पर बात की जाएगी। और आइंदा एक दूसरे के ऊपर मुकदमात ना बने, आइंदा मुल्क के अंदर गालम गलोच ना हो, आइंदा मुल्क के अंदर किसी पे मुकदमेबाजी ना हो, इस पे बात की जा सकती है और ये हल निकाले भी जा सकते हैं। होना भी चाहिए। राय साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सारे इनिशिएटिव हम बात कर रहे हैं कि दीगर स्टेक होल्डर्स के बगैर ये हुकूमत कर पाएगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि अगर दोबारा बल्ले का निशान नहीं होता सेनेट में तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, हम जितनी भी बातें कर लें, बात आगे बढ़ने के लिए इस मुल्क के 2 हाउसेस हैं जहां पावर जहां से आती है। एक है अपर हाउस, एक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है कि वहां पे जो वहां की रुकनीत है, वहां के जो मेंबर्स हैं उस हाउस में, वो जो उनसे हैं वो अवामी मैंडेट के मुताबिक वहां पे तशरीफ नहीं रखते। उसमें ये आपके सामने क्लियर है, और ये एज ए लॉ स्टूडेंट के जी फॉर्म 45 वाले और 47 वाले। अब यही सिलसिला अगर सेनेट में भी आ जाता है कि सेनेट में भी आप ये कहते हैं कि जी नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक मेजर नंबर है जो ये स्पेशल सीट्स हैं, अराउंड 78-80 मेंबर्स हैं ये, तो ये अगर इनको आप इनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से तकसीम नहीं होते, और मैं हैरान हूं कि अगर केपी में 7 जेयूआई की सीट्स हैं और उनको 8 लेडीज की मिल जाती हैं, तो ये किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 है? क्या आर्टिकल 51 ये कहता है कि आप 7 मर्दों की सीट लेते हैं, जनरल सीट्स लेते हैं, तो आपको 8 औरतों की सीट मिल जाएंगी, इसी तरीके से बाकी है। तो ये जब तक ये मैस खत्म नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी किस्म साहब की। एक इनसे सवाल भी है फिर जी, कि क्या ये आगे कॉन्स्टिट्यूशन आप में हो सकता है? सिर्फ एक फिक्रा मैं कहूंगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन 7 वाले को 8 सीटें नहीं देता तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या जिसकी कोई सीट नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उसे 23 सीटें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दे दे? जरा इसका भी जवाब दे। जी, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को देना है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे आइन कोई सब्सटेंशियल राइट देता है, आइन कोई चीज कहता है, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर है जिसको हम इलेक्शन एक्ट कहते हैं, और उनका शेड्यूल अगर ये कहता है कि जी फलानी तारीख तक आपने जमा करानी थी अपनी फहरिस्त स्पेशल आपके उसकी, वो नहीं करते, तो फिर हमारी तवक्का, जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ नजर आता है
कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो इस पे एक फुल लार्जर बेंच बना के इस चीज को वंस फॉर ऑल डिसाइड करे कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, या इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है कि जी उसने कह दिया था इस तारीख तक आपके फहरिस्तें नहीं आई। ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है कि जिस पे एक जजमेंट नहीं आ सकती। तो हमें यही उम्मीद है कि अब अदालतें इसमें कैसे चलती हैं आगे, और उसके बाद हमने ये देखना है कि जनाब जो ये सूबे हैं, सूबे कैसे चलते हैं। मैंने दोबारा रिपीट करूंगा कि जो हमारे सूबों में हमारी जो छोटी पार्टीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, देखिए आपने बहुत से इश्यूज को सेटल करना है। आपने छोटे सूबों के अंदर एहसास महरूमी, अब बलूचिस्तान की बात हुई, आप ही ने कहा कि जी वजीर इंटीरियर जो से थे उनको बना दिया गया। मैं जाती तौर पे जानता हूं कि पीपल्स पार्टी के कौन कौन से महान से पुराने, सादिक उमरानी का क्या था, ज़हूर बुलेदी कौन था, जतक कौन था, लेकिन पार्टी का कोई शख्स जिनके 30-30 साल की एफिलिएशंस हैं, लेकिन एक शख्स जो कि 1 या 1.5 माह पहले आता है, वो तमाम पार्टी के जो पुराने लोग थे और जो पार्लियामेंट के हिस्सा रहे हैं, इनसे ज्यादा रहे हैं ये जो अभी बने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका वही सवाल आता है कि पावर फ्लो कहां से करेगी, और जहां से फ्लो करेगी उस पर डिपेंड करता है। और उसको पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इसलिए कि पहले ऐसे हुआ तो अब ऐसे होगा, तो ये इससे निकल के अपनी आगे लेना होगा कि अगर ये सियासी जमातें बैठेंगी तो मेरे ख्याल है वो जो हकीकी पावर कॉरिडोर्स हैं वो भी शायद एहसास कर लेंगे। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। एक लाइन में इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्विकली एक लाइन में ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमने ट्रस्ट करना है कि अदालतों ने ही करना है, तो फिर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन अदालतों पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनको क्रिटिसिज्म के अंदर ड्रैग नहीं करना चाहिए। यही इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।